शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आने की अनुमति दी। आप भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वीडियो सहयोग संघीय ढांचा की बात हो रही है, दिल्ली। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन आपको समझाना चाहता हूँ कि संघीय ढांचा कैसे तोड़ा जा रहा है, हमारा फेडरलिज्म कैसे तोड़ा जा रहा है। इसकी शुरुआत कुछ वर्षों पहले हुई जब पार्लियामेंट में इलेक्टोरल बॉन्ड की नीति लाई गई। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। कोई भी देश का उद्योगपति या कोई भी देश का ऐसा शख्स जिसने बाहर पैसा रखा हो, वो पैसा यहाँ ला सकता है और एक इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को दे सकता है। तो भाजपा ने सोचा कि ये अच्छा तरीका है, अपने आप को अमीर करने का अच्छा तरीका है, तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड फ्लोट किए। हर इलेक्शन के पहले 15 दिन के लिए किसी भी उद्योगपति को, किसी भी शख्स को ये हक होता है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किसी भी पार्टी को दे दे, लेकिन उसके लिए उसको एक रक्षा मिलती है। रक्षा ये है कि उसका नाम किसी को पता नहीं होता। तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है और पार्टी को जाता है, पार्टी को भी नहीं मालूम होता कि किसके नाम पे बॉन्ड आया है, तो पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है और अकाउंट में चला जाता है। ऐसे ही भाजपा ने लगभग 5,000 करोड़ इकट्ठा किया पिछले कुछ सालों में, 5,000 करोड़। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो मैंने इनसे पूछा कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, जो पैसा 5,000 करोड़ का आता है, ये इलेक्शन में इस्तेमाल होता है? कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर एमपी की इलेक्शन लड़नी हो तो आप 95 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, और अगर एमएलए की इलेक्शन लड़नी हो तो 45 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। तो जो 95 लाख होता है वो तो वाइट पैसा होगा ना, वो तो काला धन नहीं होगा, तो वो तो कैंडिडेट को दिखाना पड़ेगा। तो ये जो 5 लाख करोड़ इकट्ठा किया इन्होंने, ये इलेक्शन के लिए नहीं इकट्ठा किया, और ना कि इसकी जिम्मेदारी है कि दिखाएं इलेक्शन कमीशन को कि हमने फंड इलेक्शन में खर्चा, तो ये तो इनकी संपत्ति में चले गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब सरकारें गिरानी होती हैं ना, तो ये फंड वहाँ इस्तेमाल होता है, ये फंड वहाँ इस्तेमाल होता है। आप महाराष्ट्र में सरकार गिरा दो, कैसे गिराओगे? जब तक कोई किसी को फायदा ना हो, वो कैसे गिरेगी सरकार? और अगर आप कहीं और सरकार, मतलब इन्होंने 6-7 सरकारें ऐसे गिरा दी। विश्व में कैसा कोई ऐसा देश नहीं है जहां गिनी चुनी सरकारें जो जनता ने भेजी हो उसको गिरा दिया जाए, क्योंकि आप डिफेक्शन के द्वारा पैसे देके आप सरकार गिरा दो। कोई उदाहरण है दुनिया में? कोई उदाहरण नहीं है। फिर इन्होंने इस 5,000 करोड़ से क्या किया, सारे अपने आरएसएस के दफ्तर बनवा दिए। सारे आरएसएस के दफ्तर इस 5,000 करोड़ से बने। आगे क्या किया, अपने दफ्तर बना लिए, जमीनें खरीद ली, जमीनें अपने हक में कर ली, और सारा हिंदुस्तान का जो इनका बीजेपी के नेटवर्क है ना, इंटरनेट नेटवर्क है, ये 5,000 करोड़ से आया है। तो आप किसी भी पार्टी को 5,000 करोड़ मिल जाए, वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ। तो पहली बात तो ये कि इन्होंने ये 5,000 करोड़ इकट्ठा करके सरकारें गिराई और अपना एक नेटवर्क बनाया और अपने लोगों को फायदा दिया। और 5,000 करोड़ आता कहां से है? आपको मालूम है, जिनको फायदा होता है उन्हीं से आता है। आपको मालूम है किन किन को फायदा होता है, वहीं से आता है ये, और किसी को मालूम नहीं। हम अगर पूछें कि भैया किसने पैसा दिया, कोई जवाब नहीं, क्योंकि इनका हक है, कानून में लिखा है कि अगर जिसने भी पैसा दिया उसका नाम किसी को बताया नहीं जाएगा। लेकिन इनको मालूम है वो नाम, क्योंकि वो नाम तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में होता है। तो अगर कोई नहीं देगा तो उनके खिलाफ ईडी हो जाएगी, देगा तो ईडी नहीं जाएगी। तो पहली बात तो ये, इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा इन्होंने अपने पक्ष में पैसा इकट्ठा कर लिया। फिर इन्होंने ईडी का कानून बना दिया। कानून लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया।
ये कानून 2002 का कानून है, वाजपेयी जी की सरकार से बना। चलिए, इन्होंने अब ईडी के साथ ये क्या करते हैं, अभी मैं शिबू सोरेन जी का केस ही कर रहा था, उसका मैं आपको बता ही दूं उसमें है क्या। इन्होंने कहा शिबू सोरेन जी को कि आपने एक ऐसी जमीन बेनामी है, वो जमीन झारखंड में कहीं है, दूर दराज कहीं है, रूरल सेक्टर में है, देहात में है, 8.5 एकड़ जमीन है, वे बेनामी है। इन्होंने पूछा बताइए कैसे बेनामी है। कहते हैं क्योंकि उसमें लिखा किसी और का नाम है, लेकिन वो और कहता है वे आपकी जमीन है। तो हमने कहा कि साहब वो तो ट्राइबल लैंड है, जिसको हम बुनियादी लैंड कहते हैं। बुनियादी लैंड ऐसा है, ऐसी जमीन है जो किसी को दी नहीं जा सकती। ट्राइबल लैंड किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो भैया अगर ट्रांसफर ही नहीं हो सकती तो मेरी बेनामी कैसे हो गई? तो कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि किसी वहां कोई औरत बैठी हुई थी, उसने कहा था कि ये मंत्री जी की जमीन है, तो इस आधार पे उसको गिरफ्तार कर दिया। इसी आधार पे उसने कहा कि साहब मैंने सारी जो भी मेरे पास जमीनें हैं, मैंने सारे उसके सब इनकम टैक्स तो बता रखा है, और मैंने 2007 के बाद कोई जमीन ही नहीं खरीदी। ये जमीन 2009 की है, और एफआईआर कब फाइल हुआ है? 2024 में। 9 की जमीन 2024 में एफआईआर फाया, कहा कि बेनामी है, वहां कोई नाम नहीं है, उस शख्स को जानता नहीं है, ये बिक्री ही नहीं इसकी हो सकती, और वो बेचारा आज अंदर है। इसका क्या किया जाए? केजरीवाल जी कह रहे थे कि हम सब अंदर होंगे। अरे भैया सिब्बल साहब कहाँ ले लिए खड़े हुए हैं? अगर आप ही अंदर होंगे तो हम आपको बचाएंगे, खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। कौन आपको अंदर ऐसे कर सकता है? तो अब ईडी के साथ ये क्या कर रहे हैं? एनफोर्समेंट डायरेक्टर को ये कहते हैं कि आप ऐसा करो, एक अधिकारी के पास चले जाओ, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे दिल्ली में हो, अधिकारी के पास चले जाओ। उस अधिकारी को पूछो कि तू अपने 10 साल की रिटर्न मुझे दिखा। तो वो उसको दिखानी पड़ती है। फिर उसको कहते हैं कि तू अपनी बीवी की रिटर्न दिखा, तो बीवी की रिटर्न दिखानी, बच्चों की रिटर्न दिखा, उसको धमकाते हैं। तो सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस प्रांत का, वो जो आईएएस अफसर है वो कहता है कि मैं किस झंझट में पड़ा हूं, मैं काम ही नहीं करता। वो चीफ मिनिस्टर की नहीं सुनता। फिर जो चीफ मिनिस्टर के अधिकारी हैं उसके नजदीक काम करते हैं, उसके पास चले जाते हैं और उससे फिर पूछताछ शुरू करते हैं। तो सारा इन्होंने, और ये जो ईडी है, ये अगर एफआईआर कर दे कर्नाटका में तो गिरफ्तारी केरला में भी हो सकती है। आपको मालूम है कि जब सीबीआई का कानून बना था तो सीबीआई के कानून में ये लिखित था कि बिना प्रांत की अनुमति से आप वहां नहीं जा सकते और केस नहीं प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। लेकिन ईडी के कानून में ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी प्रदेश में जाकर कोई भी तफ्तीश शुरू कर लो, कोई भी एफआईआर शुरू कर लो। इन्होंने हर जहां भी ऑपोजिशन स्टेट हैं, इन्होंने सबके खिलाफ ईडी का चालू कर दिया है। उसका मतलब ये है कि, और फिर वो प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम सब भ्रष्ट हैं। तो मैंने एक काम किया, मैंने इलेक्शन कमीशन में जाकर हर एक कैंडिडेट जब वो इलेक्शन लड़ता है अपना नाम देना पड़ता है उसको, और अपने जो भी उसकी संपत्तियां देनी पड़ती है, और साथ साथ में उसके खिलाफ कौन से केस हैं वो भी बताना पड़ता है। हम सब बताते हैं। तो इनके एमपी के खिलाफ कितने केस हैं, इनके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी कितने केस हैं। कोई 302 मर्डर का केस है, कोई चोरी का केस है, कोई किडनैपिंग का केस है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज तक कभी उनकी ईडी उनके पास गई? आज तक नहीं गई। मतलब कि इनके अपने लोग जिनके खिलाफ बड़े बड़े संगीन मामले हैं वहां तो ईडी जाती नहीं है। इनके प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ केस दारिज हो चुके हैं वहां तो ईडी जाती नहीं है। तो ईडी केवल ऑपोजिशन लीडर्स के लिए है, इनके लिए नहीं है। तो एक तो ये पैसा का इस्तेमाल करते, एक ये ईडी का इस्तेमाल करते, इसने सारे संघीय ढांचे को खत्म कर दिया है। तीसरी बात ये क्या कहते हैं कि हमारे संविधान में लिखा है कि हमारा हक है, हर प्रांत का हक है कि वो अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पे कैसे उसको आगे बढ़ना है। वो सरकार से, जनता से पैसा बॉन्ड के द्वारा भी ले सकती है, वो जनता, वो उनकी पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन भी पैसा ले सकती हैं। तो
अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह कह दिया, सरकार ने यह फैसला किया है कि हम ये आपको पैसा नहीं लेने देंगे, क्योंकि आप सही तरीके से आपकी आर्थिक स्थिति नहीं चला रहे। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो जितना मर्जी पैसा ले, जितना मर्जी खर्च, फजूल खर्ची करे। मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है, हो रहा ये रहा है कि ये पैसा, जो पैसा ये सेंट्रल इस्तेमाल कर रही है, ये लोगों को पैसा देने के लिए, खुश करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, और हमें अपना प्रदेश चलाने के लिए ये पैसा नहीं खर्च करने देते। ये एक बहुत बड़ी भारी मामला है। और सबसे बड़ी बात और सबसे दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रही है। पता नहीं किसको बोल रहा है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि नॉर्थ साउथ डिवाइड है क्या। आप तो धर्म के आधार पे लोगों में बंटवारा कर रहे हो। धर्म के, आपकी सारी नीति ही धर्म, राजनीति धर्म के आधार पे चलती है। उस दिन मैं एक पोस्टर देख रहा था जहां मोदी जी बहुत बड़े हैं, राम जी बड़े छोटे हैं। आपने देखा होगा। और राम जी मोदी जी की उंगली पकड़ के, मोदी जी उनकी उंगली पकड़ के उनको ले जा रहे हैं। अयोध्या मतलब क्या, मोदी जी राम जी से भी बड़े हो गए। कमाल हो गया। और रोज रोज हिंदू हिंदू की बात करते हैं। मैं पूछता हूं कि असली हिंदू कौन है, ये बताइए मुझे। असली हिंदू वो है जो रोज झूठ बोलता है, या असली हिंदू है वो है जो सच्चाई के आधार पे आगे चढ़ता है? इसलिए असली हिंदू वो है वो जो नफरत फैलाता है। असली हिंदू वो है एक दूसरे को जो गले लगाता है। असली हिंदू तो वो है ना। असली हिंदू वो है कि या इंसान इंसान का बंटवारा करता है, वो असली हिंदू नहीं है। असली हिंदू वो है जो जब किसी दलित को मारा जाए तो कानून की कार्रवाई नहीं होती, वो असली हिंदू है। क्या असली हिंदू वो है जो किसी को बोले कि ये तू बोल, नहीं बोलेगा तो हम तुझे मारेंगे, क्या वो असली हिंदू है? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि आप बताइए कि असली हिंदू को, एक दिन आप वर्णन कर दीजिए कि असली हिंदू कौन है। और मैं सच कहूंगा कि अगर जिस दिन उन्होंने ये बता दिया तो आपको पता चल जाएगा कि असली हिंदू हम हैं जो नफरत की राजनीति नहीं करते, जो भाईचारा की राजनीति करते हैं। खून तो सभी का था ना जो बहा था जब भारत स्वतंत्र हुआ। खून का रंग तो अलग नहीं होता। खून का कभी रंग अलग हुआ? हर इंसान की भावनाएं तो अलग नहीं होती, कभी भी नहीं होती, क्योंकि हम इंसान हैं। सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हम देश के नागरिक हैं। और अगर हम इंसानियत ही भूल जाओगे तो आप कैसे देश चलाओगे? हाँ, आप इलेक्शन जीत सकते हो, एक बार दो बार जीत सकते हो, लेकिन जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश की प्रगति नहीं होगी, सबको साथ लेकर नहीं चलोगे, तो ये देश विकसित भारत कैसे होगा जिसके आप सपने दिखाते हो कि 2047 में विकसित भारत हो जाएगा? कौन से विकसित भारत की बात कर रहे हो? ये कहते हैं कि देखिए हमने लोगों के लिए क्या किया, बहुत कुछ किया, हमने ये जनधन स्कीम चला दी, हमने इतना गेहूं दे दिया, इतने चावल दे दिए, सब कुछ दे दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये आपने दिया? मैं वकील हूं ना, मैं करोड़ों रुपया टैक्स देता हूं। मेरे पैसे इसी तो आप दे रहे हो ना, अपने पैसे तो नहीं दे रहे। पैसा मेरा देते हो आप और कहते हो कि मैंने आपके लिए कुछ किया। अरे किया तो मैंने किया, टैक्स तो मैं देता हूं। तो ये कौन सा फरेब है? ये तो आपका, अगर आप उस इंसान को अपने पैरों पे खड़े होने की ताकत दो तो मैं मानूंगा कि आप सही काम कर रहे हो। लेकिन जो पिछड़े हैं वो तो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब हो गए। आपको मालूम है कि 80 करोड़ ऐसे लोग के नागरिक हैं जिनकी आमदनी एक माह 5,000 रुपया है। 80 करोड़ मतलब कि सारा यूरोप का आप संख्या ले लो, सारे अमेरिका भी संख्या ले लो, वो भी 80 करोड़ नहीं होता। और 80 करोड़ इस देश में केवल 5,000 रुपया कमाते हो और आप कहते हो कि भारत विकसित हो गया।
भारत तब विकसित होगा जब वो 80 करोड़ लोगों को आप शिक्षा दोगे, उच्च शिक्षा दोगे, उनको रोजगार मिलेगा, तब वो खुद कमाएगा और भारत को विकसित करेगा। ये छोड़ दो, ये झूठ की राजनीति छोड़ दो, भेदभाव की राजनीति छोड़ दो, इससे कुछ नहीं बनने वाला। एक मैं आपको कविता सुनाऊंगा जो मैंने लिखी है, आपको अच्छी लगेगी। 2 मिनट मुझे निकालने दो। मैं वैसे प्लान तो नहीं करके आया था, लेकिन फिर भी सुना ही देता हूं। ये इनके लिए, मोदी जी के लिए है। यह है कि मंजिल पे पहुंच के करूंगा क्या, मंजिल पे पहुंच के करूंगा क्या, वहां से वापस भी आना लाजमी है। मंजिल पे पहुंच के करूंगा क्या, वहां से वापस भी आना लाजमी है। ऐसा नशा के छोड़ कर करूंगा क्या, मैं खाने का दोस्ताना लाजमी है। दूर होकर तू बता, दूर होकर भी बता, करूंगा क्या, तेरे शहर में घर बसाना लाजमी है। अपना बना के तूने अब ठुकरा दिया, अपना बना के तूने अब ठुकरा दिया, फिर भी तुझको अपना बनाना लाजमी है। गली गली में ये जो आग लग रही है, गली गली में ये जो आग लग रही है, उस आग को हमें बुझाना लाजमी है। खुदा के वास्ते इस दहशती को छोड़ दे तू, खुदा के वास्ते इस दहशती को छोड़ दे तू, ये गुलिस्तां उजाड़ना क्या लाजमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।